श्री गणेशाय नमः। आज हम फार्माकोकाइनेटिक जो कि फार्माकोकोलॉजी से रिलेटेड है उसके कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ की बात करेंगे। और अगर आप साथ साथ सॉल्व करें तो वीडियो को पॉज कर लीजिए और उसके बाद आंसर कीजिए। अभी अगर आपको स्पीड तेज या ज़्यादा लगे तो आप इसे अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिए। विदाउट वेस्टिंग अ टाइम हम अपनी आज की वीडियो शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, फाइंड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फॉर एब्जॉर्प्शन पैरामीटर। नीचे दिए गए पैरामीटर्स में से कौन सा एब्जॉर्प्शन के लिए सही नहीं है। सबसे पहला आपका एनर्जी इज नॉट रिक्वायर्ड इन पैसिव डिफ्यूजन प्रोसेस। दूसरा, एनर्जी इज नॉट रिक्वायर्ड इन फैसिलिटेट ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तीसरा, विटामिन ए डी ई के आर एब्जॉर्ब्ड बाय एंडोसाइटोसिस मैकेनिज्म। और फोर्थ है आपका अपटेक ऑफ लिक्विड प्रोसेस बाय फेगोसाइटोसिस प्रोसेस। ठीक है, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि एब्जॉर्प्शन पैरामीटर के लिए यदि कंसंट्रेशन ज़्यादा से कम की ओर जाने वाला मैकेनिज्म लग रहा है तो वो पैसिव डिफ्यूजन प्रोसेस के अंदर आता है, यानी एनर्जी नहीं चाहिए। तो ये ऑप्शन तो हमारा सही है। दूसरा, एनर्जी अगर आपको ज़रूरत पड़ रही है, प्लस में किसी कैरियर की ज़रूरत पड़ रही है, तो उसे हम बोलेंगे कैरियर मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट, जिसके अंदर भी आप दो तरह से बोलेंगे, एक्टिव और फैसिलिटेट। यदि आपको कैरियर प्लस एनर्जी चाहिए तो उसे हम बोलेंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट, और यदि आपको केवल कैरियर चाहिए तो उसे हम बोलेंगे फैसिलिटेट, यानी एनर्जी नॉट रिक्वायर्ड। तो ये भी ऑप्शन हमारा सही है। अगला, एंडोसाइटोसिस प्रोसेस के द्वारा आप विटामिन ए डी ई के जैसे विटामिन का एब्जॉर्प्शन कराते हैं, ये चीज़ भी सही है। अगला है आपका फैगोसाइटोसिस लिक्विड के लिए होता है, ये आपका ऑप्शन गलत है, क्योंकि फैगोसाइटोसिस सॉलिड कंटेंट के लिए होता है, लिक्विड के लिए आप पिनोसाइटोसिस प्रोसेस का यूज करते हैं। तो हमारा आंसर जो है वो जाएगा डी, अपटेक ऑफ लिक्विड प्रोसेस बाय फैगोसाइटोसिस प्रोसेस, जो किसके लिए इनकरेक्ट है, हमारा एब्जॉर्प्शन पैरामीटर के लिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर अफेक्ट बायो अवेलेबिलिटी प्रोसेस। बायो अवेलेबिलिटी प्रोसेस के लिए कौन सा फैक्टर अफेक्ट करता है? पार्टिकल साइज, शेप ऑफ पार्टिकल, डिसइंटीग्रेशन टाइम, डिसोल्यूशन टाइम। तो यहाँ हमारे चार ऑप्शन दिए हुए हैं और चारों ही हमारे सही हैं, यानी इसके लिए ऑप्शन एक ऑल ऑफ अबू भी होना चाहिए, यानी चारों ही हमारे जो ऑप्शन है वो सही है, जो बायो अवेलेबिलिटी प्रोसेस को अफेक्ट करते हैं। बायो अवेलेबिलिटी होती क्या है? रेट एंड एक्सटेंट ऑफ ड्रग दैट रीचेस टू द सिस्टमिक सर्कुलेशन, यानी अमाउंट ड्रग का कितने समय में अनचेंज फॉर्म के अंदर ब्लड सर्कुलेशन में पहुंच गया, जैसा हमने दिया वैसा का वैसा पहुंच गया, कितनी देर में पहुंच गया, उसे हम बोलेंगे बायो अवेलेबिलिटी, यानी बायोलॉजिकल सिस्टम यानी ब्लड सर्कुलेशन में पहुंचना। तो यहाँ पे चारों ही ऑप्शन हमारे जो फैक्टर हैं ये अफेक्ट करते हैं आपकी बायो अवेलेबिलिटी के। यदि पार्टिकल साइज बड़ा होगा तो एब्जॉर्प्शन में टाइम लगेगा, पार्टिकल के शेप भी फर्क देगी, यदि डिसइंटीग्रेशन टाइम ज़्यादा है तो भी फर्क मिलेगा, डिसोल्यूशन टाइम ज़्यादा है तो भी आपका फर्क मिलेगा। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। इससे पहले आप पहले ड्रग एब्जॉर्प्शन के फैक्टर्स देखिए जो इसे इफेक्ट देते हैं, जैसे डिसइंटीग्रेशन टाइम, डिसोल्यूशन टाइम, फॉर्मुलेशन ऑफ पार्टिकल साइज, लिपिड सोल्युबिलिटी, पीएच एंड आयोनाइजेशन प्रोसेस, जीआई मोटिलिटी, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, एरिया एंड वैस्कुलरिटी एट द साइट। तो ये सभी फैक्टर्स हैं जो आपके ड्रग एब्जॉर्प्शन को इफेक्ट करते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट रख सकते हैं ताकि फर्दर आपको याद करने में आसानी रहे। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फॉर फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर। नीचे दिए गए चार पॉइंटों में से कौन सा फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर के लिए गलत है? सबसे पहला, ए हाई डोज गिवन फॉर रैपिड अटेनमेंट ऑफ डिजायर्ड प्लाज्मा कंसंट्रेशन इज लोडिंग डोज। लोडिंग डोज यदि आपको करनी है तो आपको डिजायर्ड प्लाज्मा कंसंट्रेशन के लिए हाई डोज देनी पड़ेगी, यानी ये हमारा ऑप्शन है सही। मेंटेनेंस डोज डिपेंड अपॉन द प्लाज्मा कंसंट्रेशन, ये भी हमारा सही है। मेंटेनेंस डोज है जो आपकी ब्लड के अंदर जो प्लाज्मा है उसकी कंसंट्रेशन कितनी है दवाई की, उसके ऊपर डिपेंड करती है, बिल्कुल सही है। मेंटेनेंस डोज डिपेंड अपॉन द क्लियरेंस ऑफ ए ड्रग, कितनी ड्रग आपकी क्लियर हो रही है, यानी कितनी ड्रग आपकी एक्सक्रीट हो रही है, वो भी आपका इफेक्ट करती है मेंटेन डोज के ऊपर, ये भी आपका सही है, यानी हमारा कोई भी ऑप्शन गलत नहीं है। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी, नो वन इज इनकरेक्ट इन दिस स्टेटमेंट। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग बाउंड टू प्लाज्मा प्रोटीन एंड इज एसिडिक। इनमें से कौन सी है जो प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग से बढ़ती है, वो भी एसिडिक प्लाज्मा प्रोटीन से बाउंड होने के लिए। तो पूरा क्वेश्चन हमारा कुछ ऐसा बनेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग बाउंड टू प्लाज्मा प्रोटीन एंड इज एसिडिक, यानी वो एसिडिक है। तो आप ऑप्शन देखेंगे, फिनोइटोइन, प्राजोसिन, लीडोकिन, वेरापामिल, ये चारों ही प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग है, लेकिन एसिडिक नेचर वाली हमारी कौन सी रहेगी? फिनोइटोइन। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए। इससे पहले हम कुछ आगे जाने से पहले हम कुछ देखते हैं ड्रग्स जो एसिडिक और बेसिक नेचर की होती है और वो कौन कौन से प्रोटीन से बाइंड होती है। तो यहाँ हमारी कुछ ड्रग्स दी हुई है, जैसे कि एसिडिक ड्रग बाइंड टू
प्लाज्मा प्रोटीन वो भी कौन सा, एल्ब्यूमिन, जैसे बारबिचुरेट, बेंजोडाइजापिन, नेसेइड्स, पेनिसिलिन, फिनाइटोइन, सल्फोनामाइड, टेट्रासाइक्लिन, वेल्पोरिक एसिड, वारफेरिन। ये सभी ड्रग्स हैं जो आपकी एसिडिक ड्रग्स है, बाइंड होती है किससे, प्लाज्मा एल्ब्यूमिन से। दूसरी तरफ हमारी लिखी हुई है बेसिक ड्रग बाइंड टू अल्फा 1 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन, जैसे कि बीटा ब्लॉकर है हमारी, प्रोपेनॉल वगैरह, लीडोकेन, मेथाडोन, प्राजोसिन, क्विनिडीन, वेरापामिल, बुपीवाकेन, इमिप्रामिन, डेसिमिप्रामिन, डिसोपायरामाइड। ये सभी हमारी कौन सी हैं, बेसिक ड्रग है जो कि अल्फा 1 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन से जुड़ती है। ये सभी आपको याद रखनी है कि कौन सी ड्रग आपकी एसिडिक है और एल्ब्यूमिन, प्लाज्मा एल्ब्यूमिन से बाइंड होती है, कौन सी ड्रग आपकी बेसिक है जो आपकी अल्फा 1 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन से बाइंड होती है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिए, कुछ एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पे। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज एंजाइम इंड्यूसर, कौन सी है जो आपके एंजाइम इंड्यूसर कैटेगरी के अंदर आती है, जैसे फिनाइटोइन, कीटाकोनाजोल, ग्रेप फ्रूट जूस, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। तो ये तीनों ही एंजाइम इनिबिटर है। कौन सी आपकी एंजाइम इंड्यूसर है, वो है आपकी कौन सी, फिनाइटोइन। तो आंसर हो जाएगा हमारा ए, फिनाइटोइन इज एंजाइम इंड्यूसर। इसके कुछ हम एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ हमारे कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं जो कि एंजाइम को इफेक्ट करती हैं ड्रग्स। कुछ इंड्यूसर जैसे फिनाइटोइन, रिफाम्पिसिन, स्मोकिंग, इसके अलावा आपकी फिनोबार्बिटोन, रिफाम्पिसिन 2 बार आ गया, ग्रीसोफ्लुविन, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, कार्बामाजिपिन, फिनाइलब्यूटाजोन। ये सभी आपके एंजाइम इंड्यूसर है, यानी एंजाइम की एक्टिविटी को बढ़ा देती है लीवर के अंदर या गट वॉल के अंदर। दूसरा इनिबिटर के अंदर सिमिटिडीन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, साइक्लोस्पोरिन, HIV प्रोटीज इनिबिटर, ग्रेप फ्रूट जूस, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, एरिथ्रोमाइसिन, क्लैरिथ्रोमाइसिन, आइसोनियाजाइड, फ्लोक्सामिन, कीटोनाकोनाजोल, इट्राकोनाजोल, फ्लोक्सेटिन, डिल्टियाजाइम। ये सभी आपकी एंजाइम इनिबिटर क्लासेस की ड्रग्स कहलाती है। तो इन सबको भी आप याद रखिएगा कि कौन सी कैटेगरी के अंदर कौन सी ड्रग्स आती हैं, कौन सी एंजाइम इंड्यूसर है और इनहिबिटर्स हैं। ये कुछ इनके एग्जांपल्स हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थेरेपेटिक ड्रग मॉनिटरिंग में बी यूजफुल फॉर। थेरेपेटिक ड्रग मॉनिटरिंग आपको किस किस कंडीशन में यूजफुल रहती है। देखो, जब भी हमारी ड्रग्स की लो सेफ्टी होगी, लो सेफ्टी मार्जिन होगा, तो हमको TDM यानी थेरेपेटिक ड्रग मॉनिटरिंग करना जरूरी है। लो सेफ्टी जैसे कि डिजॉक्सिन है आपकी जो हार्ट के लिए काम करती है कंजस्टिव हार्ट फेलियर में, लिथियम है आपकी जो कि आपकी किसके अंदर, मैनिया के अंदर काम में आती हैं। ऐसी जो दवाइयाँ रहती हैं वो लो सेफ्टी मार्जिन रखती है, तब आपकी ज़रूरत है। दूसरा ये कि जब कोई आपकी जो ड्रग है उसका वेरिएशन अलग अलग है, जैसे कि लार्ज है, जैसे कि एंटी डिप्रेसेंट ड्रग, उसके लिए कुछ आपकी दवाइयाँ जो कि टॉक्सिसिटी रखती है, जैसे कि एमिनोग्लाइकोसाइड है, जेंटामाइसिन वगैरह है, वैंकोमाइसिन वगैरह है। कुछ दवाइयाँ जैसे आपकी पॉइजनिंग कर रखती हैं वो, या फिर आपकी कुछ दवाइयाँ जो एंटीमाइक्रोबियल जो फेलियर है रेस्पॉन्स करने के अंदर वो। इसके अलावा साइकोफार्माकोलॉजिकल एजेंट, इन सब के लिए आपकी TDM वैल्यू को निकालना यूज़ करना जरूरी रहता है। तो लिथियम टाइप ड्रग ये हमारा ऑप्शन सही है। जेंटामाइसिन टाइप ड्रग, अभी देखो जेंटामाइसिन ये ऑप्शन होना नहीं चाहिए वैसे तो, लेकिन यहाँ पे जेंटामाइसिन टाइप ड्रग्स कहने का मतलब है एमिनोग्लाइकोसाइड ड्रग टाइप ड्रग, तो हम इसको बोलेंगे एमिनोग्लाइकोसाइड टाइप जो ड्रग्स है उसके लिए ये भी सही है। इसके अलावा पॉइजनिंग सिचुएशंस के लिए ये भी सही है। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑल ऑफ देम, यानी थेरेपेटिक ड्रग मॉनिटरिंग इन सब के लिए ज़रूरत में यूजफुल में होता है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ए कांस्टेंट फ्रैक्शन ऑफ ड्रग इज एलिमिनेटेड इन ऑर्डर काइनेटिक प्रोसेस। कौन से काइनेटिक प्रोसेस में कांस्टेंट ऑर्डर आपका एलिमिनेट होता है। कांस्टेंट ऑर्डर मतलब जैसे आपकी दवाई 100 mg है तो कुछ समय बाद यानी लगभग 1 घंटे बाद, मान लो 2 घंटे बाद 50 रह जाती है, उतनी ही टाइम के बाद वो 25 रह जाती है, उतनी टाइम के बाद फिर वो कितनी 12.5 रह जाती है उसका हिस्सा, तो उसे हम बोलेंगे कांस्टेंट फ्रैक्शन से निकल रही है। और यदि एक फिक्स अमाउंट निकलता है तो उसे हम बोलते हैं जीरो ऑर्डर काइनेटिक के अंदर, यानी एक कांस्टेंट अमाउंट, जैसे कि 100 है, फिर आपकी 80 है, फिर 60 है, अगर ये ऐसे निकल रही है तो उसे बोलेंगे कांस्टेंट अमाउंट। अब कांस्टेंट फ्रैक्शन तो होता है फर्स्ट ऑर्डर के लिए और कांस्टेंट अमाउंट होता है जीरो ऑर्डर के लिए। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, जीरो ऑर्डर काइनेटिक, सॉरी फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक। आंसर क्या हो जाएगा हमारा फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक, जिसके अंदर एक कांस्टेंट फ्रैक्शन में आपकी ड्रग है जो पर यूनिट टाइम में एलिमिनेट हो रही है, यानी पहले 100 फिर 50 फिर 25 फिर 12.5 ऐसे चलती रहेगी। जबकि जीरो ऑर्डर में क्या होता है 100 80 60 ऐसे एलिमिनेट होती रहेगी। इसके अलावा सूडो ऑर्डर काइनेटिक यहाँ लिखा हुआ है, जिसके अंदर क्या है कि काइनेटिक चेंज हो जाती है। कैसे, फर्स्ट ऑर्डर से जीरो ऑर्डर के अंदर थेरेपेटिक कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करती है। मतलब पहले जो दवाई थी वो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक में थी, बाद में जीरो ऑर्डर काइनेटिक में चेंज हो गई। जैसे कि आपकी फिनाइटोइन है, एल्कोहल ड्रग है, वारफेरिन है, एस्प्रिन है, थियोफाइलिन है, ये सभी सूडो ऑर्डर काइनेटिक को फॉलो करती हैं। जो लास्ट ऑप्शन है इसका कोई मतलब है ही नहीं, तो आंसर हो जाएगा हमारा बी, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक, एक कांस्टेंट फ्रैक्शन में ड्रग एलिमिनेट होती है। अगला क्वेश्चन है हमारा,
फाइंड डिफरेंट ग्रुप कॉम्बिनेशन फॉलोइंग, इसमें से कौन सा जो ग्रुप है वो अलग है, सबसे अलग है। तो हमारा जो ग्रुप है कोडीन, मॉर्फिन, डिजिटॉक्सिन, डिजॉक्सिन, मॉर्फिन, मॉर्फिन 6 ग्लूकोरोनाइड, क्लोपिडेग्रल, थायोमेटाबोलाइट। देखो ये सभी के सभी क्या है, हमारे एक्टिव मेटाबोलाइट है। जैसे कोडीन के लिए आपका मॉर्फिन हो गया, डिजिटॉक्सिन के लिए डिजॉक्सिन हो गया, मॉर्फिन के लिए मॉर्फिन 6 ग्लूकोनाइड हो गया, क्लोपिडेक्रेल के लिए थायोमेटाबोलाइट हो गया। पर ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो ऊपर के 3 लिखे हुए हैं ये खुद भी एक्टिव ड्रग है और इसके मेटाबोलाइट भी एक्टिव है, जबकि जो क्लोपिडेग्रल लिखा हुआ है ये पहले इनएक्टिव था, यानी प्रो ड्रग है, जो बाद में एक्टिव हुआ, इसके थायोमेटाबोलाइट्स बने, सल्फर वाले मेटाबोलाइट बने, तभी एक्टिव हुआ। तो डिफरेंट कौन सा हो गया हमारा, ये क्लोपिडेग्रल थायोमेटाबोलाइट के जो कॉम्बिनेशन है ये डिफरेंट है। अब कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं हम इसके। यहाँ कुछ एग्जाम्पल लिखे हुए हैं प्रो ड्रग्स के और उनके मेटाबोलाइट के, दूसरी तरफ एक्टिव ड्रग्स के उसके मेटाबोलाइट के साथ में। देखो सबसे पहला है प्रोग्वानिल, जिसको हमने कल भी पढ़ा था, प्रोग्वानिल ट्राइएजिन या साइक्लोग्वानिन, लेवोडोपा डोपामिन, सुलिंडाइड सल्फाइड मेटाबोलाइट, एनालाप्रिल एनालाप्रिलेट, बिकाम्पिसिलिन एम्पिसिलिन, बिनोराइलेट एस्पिरिन पैरासीटामोल, क्लोपिडेग्रल थायोमेटाबोलाइट, एसाइक्लोविर एसाइक्लोविर ट्राइफॉस्फेट, साइक्लोफॉस्फामाइड, एल्डोफॉस्फामाइड, एक्रोलिन, फॉस्फोरामाइड मस्टर, फ्लोरोयूरासिल फ्लोराइड, फ्लोरोयूराडिन मोनोफॉस्फेट, मरकैप्टोप्यूरिन, मिथाइल मरकैप्टोप्यूरिन, राइबोन्यूक्लियोटाइड। ये सभी वो ड्रग्स है जो पहले इनएक्टिव थी, अब लीवर या गट वॉल के एंजाइम द्वारा वो एक्टिव ड्रग बनी, यानी प्रोडक्ट से एक्टिव मेटाबोलाइट तैयार हुए। दूसरी तरफ एग्जांपल लिखे हुए हैं एक्टिव ड्रग और उसके मेटाबोलाइट के, यानी ड्रग भी एक्टिव है और उसके मेटाबोलाइट भी एक्टिव है। वो कौन कौन से हैं, कोडीन, मॉर्फिन, डाइजापाम, ओक्साजिपाम, डैस मिथाइल डाइजापाम, इमिप्रामिन, डेसिमिप्रामिन, फिनेसेटिन पैरासीटामोल, स्पाइनोलेक्टोन, कैनिरोन, पिरिमिडोन, फिनोबार्बिटोन, एलिप्रिनोन, एलोजेंथिन, मॉर्फिन, मॉर्फिन 6 ग्लूकोरोनाइड, प्रोकेनामाइड, एन एसिटाइल प्रोकेनामाइड, सिफोटॉक्सिम, डैस एसिटाइल सिफोटॉक्सिम, एमेल्ट्रिप्टिलिन, नॉरट्रिप्टिलिन। ये सभी हमारे क्या है, कुछ एग्जांपल्स हैं एक्टिव ड्रग्स के और उसके मेटाबोलाइट्स के। तो ये भी आप याद रखिएगा कि कौन सी ड्रग्स के कौन कौन से इनके एग्जाम्पल रहते हैं। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है फाइंड करेक्ट स्टेटमेंट फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग। कौन सा स्टेटमेंट डिस्ट्रीब्यूशन ड्रग के लिए सही है। पहला है हाई वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन मीन मोर डिस्ट्रीब्यूशन टिश्यू, बिल्कुल सही है। यदि किसी ड्रग का हाई डिस्ट्रीब्यूशन होगा, वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा होगा, यानी वो टिश्यूज़ के पास ज़्यादा जाएगी। दूसरा मोर अमाउंट ऑफ ड्रग इन ब्लड सर्कुलेशन मीन लोअर वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, यदि किसी ड्रग का ब्लड का सर्कुलेशन ज़्यादा मात्रा मिल रही है, इसका मतलब वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन कम है, बिल्कुल सही बात है। यदि ब्लड में ज़्यादा यानी टिश्यू के पास कम गई है। इसके अलावा टोटल ब्लड ऑफ ड्रग इन बॉडी, टोटल अमाउंट ऑफ ड्रग इन बॉडी बटे, यानी डिवाइड करोगे आप किससे, बटा यानी डिवाइड करोगे आप किससे, प्लाज्मा कंसंट्रेशन से, तो उसके रेशियो को हम वीडी बोलते हैं, वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। ये भी सही है, यानी सभी के सभी स्टेटमेंट इसके लिए सही है। तो आंसर हो जाएगा हमारा डी, ऑल आर करेक्ट स्टेटमेंट। अगला क्वेश्चन है हमारा रॉन्ग स्टेटमेंट अबाउट फार्माकोकाइनेटिक प्रोफाइल के लिए। सबसे पहला व्हाट बॉडी डज टू द ड्रग फार्माकोकाइनेटिक कहलाती है, बिल्कुल सही है। ये एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन को रखती है, ये भी सही है। ये एक क्वांटिटेटिव मूवमेंट, क्वांटिटेटिव मतलब एक गिवन अमाउंट, एक फिक्स अमाउंट को ज्ञात करने के लिए, यानी कंसंट्रेशन बताने के लिए या कोई भी एक वैल्यू बताने के लिए, मूवमेंट ऑफ ड्रग थ्रू आउट द बॉडी मतलब बॉडी के अंदर बाहर जा रही उस अमाउंट को बताने के लिए होती है, बिल्कुल सही है। तो हमारे सारे ऑप्शन सही हैं, यहाँ पे कोई भी गलत नहीं है, तो आंसर हो जाएगा डी, ऑल आर करेक्ट। इसके साथ ही आपका बहुत बहुत थैंक यू। सब्सक्राइब टू द यूट्यूब चैनल PAPC फार्मा क्लासेज एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक बटन। थैंक यू।